संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं जेठर अंकल को। जेठर अंकल, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज गुरु जी की आश्रम ने मुझे ये अवसर दिया है आपके साथ सत्संग शेयर करने का, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो सत्संग करे उसका भी कल्याण, जो सत्संग सुने उसका भी कल्याण। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि मैं गुरु जी के पास कब, क्यों, कैसे गया था। आज से ऑलमोस्ट 26 साल, 25.5 साल पहले मेरी जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास जा रही थी। मेरे पास सब था जो एक नॉर्मल आदमी को चाहिए होता है। बहुत बढ़िया नौकरी, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइजर था, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। मेरी आंटी यानी मेरी वाइफ डॉक्टर है, वो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में चीफ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज थी, इंचार्ज ऑफ वन डिस्पेंसरी। मेरा बड़ा बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है, वो भी गवर्नमेंट में काम करता था, ऑफिसर था। छोटा बेटा बस इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला था। एक बेटिया थी, मैरिड एंड वेल सेटल्ड। बहुत बढ़िया जिंदगी जा रही थी। हाँ, मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी, मेरा कोई गुरु नहीं था। पर तब मुझे इतनी अकल नहीं थी कि जिंदगी में गुरु का होना कितना जरूरी है। कहते हैं ना, गुरु के बिना गत नहीं है। अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आ गया, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मेरा बड़ा बेटा, मैंने बताया, 24 साल था, कंप्यूटर इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर। एक दिन उसने ऑफिस में डोसा खा लिया, उसका पेट खराब हो गया, लूज मोशंस एंड वोमिटिंग। वो भागा अपनी मम्मी के पास, वो उसको हॉस्पिटल ले गई। वहां पर उन्होंने उसको ग्लूकोज का ड्रिप लगा दिया। उसके बाद मेरी आंटी को कहते हैं, अरे तू तो खुद डॉक्टर है, रात को बस ये ड्रिप उतार देना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसने वैसा किया। फिर उसने सोचा कि एक डोसा खाने से इसको इतनी क्यों तकलीफ हो गई, इतनी लूज मोशंस और वोमिटिंग। तो बी ऑन दी सेफ साइड एक अल्ट्रासाउंड करवा लिया जाए। उसने उसके स्टमक का अल्ट्रासाउंड करवाया। पता चला राइट साइड में किडनी के ऊपर एक छोटा सा लंप है। पहले तो डॉक्टर्स ने तो कहा नहीं नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, छोटा सा लंप है और वेल फॉर्म्ड है। पर फिर मेरी आंटी ने सोचा और डॉक्टर्स ने भी एग्री किया कि वाई टेक ए चांस, इसको हटाई क्यों ना दे, पता तो चले क्या है, क्यों हुआ है। जब उसका ऑपरेशन हुआ एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और उसका रिजल्ट आया, हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई। कहते हैं जी, तब तक तो ये बहुत फैल चुका था और ये बहुत बुरे टाइप का कैंसर था। अब हम कह नहीं सकते कि ये ठीक होगा या नहीं। जब उन्होंने ऐसा कहा, हमने सोचा सेकंड ओपिनियन ले लिया जाए। हमने एक सैंपल भेज के अमेरिका में उसका टेस्ट करवाया और एक सैंपल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में, जो कि इंडिया का कैंसर का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है। हमें दोनों जगह से जवाब मिल गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के हेड ने, इंचार्ज ने यहां तक का कहता है, कुछ मत करो, कोई चांस नहीं है कि आप इसे बचा सको। ये कैंसर तो 2-4 साल के बच्चे को होता है, इसको पता नहीं कैसे 24 साल की उम्र में हुआ है। इसका मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि आप इसे बचा सको। इनफैक्ट वार्न किया, कुछ मत करो, आप इसको बचा तो सकोगे नहीं, ये जितने दिन जिंदा रहा ये भुगतेगा, इसके साथ आप भुगतेंगे। अक्लमंद यह है कि जितना जल्दी जाता है जाने दो। समझ सकते हैं हमारी क्या हालत हुई होगी। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहली बार हो, 10वीं बार या 50वीं बार, आप इस द्वार पे तभी आ सकते हैं जब गुरुजी आपको बुलाएं। अपनी मर्जी से या किसी के कहने से कोई नहीं आ सकता। अब देखिए हमें कैसे बुलाते हैं।
दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS की 100 से ज्यादा डिस्पेंसरीज हैं। गुरुजी ने मेरी आंटी की ट्रांसफर एक से दूसरी डिस्पेंसरी में करवाई। एक और लेडी डॉक्टर की भोपाल से 2-3 महीने के लिए उस डिस्पेंसरी में ट्रांसफर करवाई। एक दिन ये दोनों बातें कर रही थी तो उसको बताया कि भाई मेरे बेटे का ये हाल है, उसको ऐसा कैंसर है। वो कहती है एक गुरुजी हैं, अब उनके यहाँ चलोगे? वैसे मैं बाबों के पास नहीं जाती, पर मेरे ब्रदर को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। कहती है वो तो पता नहीं क्या क्या करती हैं। और सच मानिए हमें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था, जबकि गुरुजी कहते हैं विश्वास होना बहुत जरूरी है, पर हमें कोई विश्वास नहीं था। मैं इंजीनियर हूं, मेरी आंटी डॉक्टर, दोनों बेटे कंप्यूटर इंजीनियर। साइंस के स्टूडेंट्स आपको पता है कैसे होती है। हमने सोचा कि ऐसे करो तो ऐसा होगा, ऐसे करो तो ऐसा होगा। हमने सोचा ये थोड़ी कि जिस कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, किसी गुरु ने उसको ताबीज या धागा बांध दिया या प्रसाद दे दिया तो कैंसर ठीक हो जाएगा। पर हम इतने लाचार थे, कोई और द्वार नहीं दिख रहा था जहां से हमें इवन 1% उम्मीद हो। सिर्फ इसलिए हमने मजबूर होके माना, अच्छा चलो चलते हैं। उन दिनों आप गुरुजी के यहाँ ऐसे ही नहीं जा सकते थे, उनसे परमिशन लेके। बाद में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ले आओ नई संगत को ले आओ, मैं मैक्सिमम लोगों को ब्लेस करना चाहता हूँ। तो उस आंटी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं अपनी एक सहेली को लेके आऊं? गुरु कहते हैं क्यों? उसके बेटे को कैंसर है। अच्छा ले आओ। हम गए जी गुरुजी के पास। उन्हें पता था हम क्यों आए हैं। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, वो बोलते नहीं करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, कल्याण कीता। और संगत जी आप विश्वास करेंगे, सिर्फ उनके कल्याण कीता कहने से बेटे का कैंसर गायब। CT स्कैन करवाया तो डॉक्टर्स दंग रह गए। कहते हैं ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है। ये कैसे हुआ हमारी समझ से बाहर है, पर हुआ है। फिर गुरुजी कहने लगे मुंडे दा ब्याह कर लो, मुंडे दा ब्याह कर लो। ऑफ कोर्स उसकी उम्र भी थी और हम भी यही चाहते थे। पर आप में से कई जानते होंगे कि कैंसर अगर एक बार ठीक हो भी जाए ना, फिर होने का काफी खतरा है। इसलिए कहीं बात नहीं बन रही। बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आए, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। एंड में जब हम उनको बताते, भाई देखो आज ये गुरुजी की कृपा से ठीक है, पर इसको कैंसर हो चुका है। अच्छा जी राम राम, बात वहीं खत्म। काफी देर ये सिलसिला चलता रहा, गुरुजी कहते रहे और हम कोशिश करते रहे, हुआ कुछ भी नहीं। आखिर एक दिन जब फिर इन्होंने मेरी आंटी को बोला, ओ मुंडे दा ब्याह कर ले, कहती है गुरुजी लड़की भी आप ही दिलाइए। तो तब तक हम समझ गए थे कि ये काम हमारे बस का नहीं है। गुरुजी कहते हैं ठीक है, कानू पंजाबी कुड़ी दिलावांगे, हम सिंधी हैं। तो हमने कहा गुरुजी पंजाबी लड़कियों की तो प्रपोजल्स ही नहीं आएंगी, वो सोचेंगे ये सिंधी लड़की ढूंढ रहे हैं, बिगनिंग कैसे होगी? एक ऐड दे दें न्यूज़पेपर में, क्या करें? नहीं नहीं, चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी। जैसे कुड़ी कोई खिलौना है, घर बैठे आ जाएगी। खैर हमारी कोशिश से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था, हम भी चुप करके बैठ गए। लगभग 1 साल बीत गया। एक दिन बेटा फिर ऑफिस कैंटीन में बैठा था, उसके पास कोई लड़की आई, अच्छी खासी, कंप्यूटर इंजीनियर, गुड फैमिली, फादर उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेरी सीनियर ऑफिसर डिफेंस मिनिस्ट्री में। आके खुद इससे बातचीत शुरू की। कहती है जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आई थी ट्रेनिंग के लिए, तो मैंने सो लड़के के अंडर ट्रेनिंग की थी, वो आज कहीं दिख नहीं रहा। तो मेरे बेटे ने कहा नहीं नहीं, वो ये ऑफिस अभी छोड़ के गया है, चला गया है, वो यहाँ काम नहीं करता। 2-4 दिन बाद किसी बहाने से वो फिर मिली, 2-4 दिन बाद फिर मिली, 2-4 दिन बाद फिर मिली।
और एक दिन वो इसको कहती है कि मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं मैट्रिमोनियल के लिए। अब गुरुजी की लीला देखिए। अच्छा, मेरे बेटे ने सबसे पहले बताया, देखो आज मैं गुरुजी की कृपा से ठीक हूं, पर मुझे बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है, मैं सच्चाई तुमसे छुपाऊंगा नहीं। वो लड़की कहती है कोई बात नहीं। अब गुरुजी की लीला देखिए, उस लड़की का मामा कैंसर में मर चुका था, उसको पता था इसको कल परसों फिर कैंसर होने का काफी खतरा है, और उसने या उसके परिवार ने कभी गुरुजी का नाम भी नहीं सुना था, मिलना तो दूर की बात है। फिर भी वो कहती है कोई बात नहीं। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किए, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। हमने फिर बताया कि भाई देखो आज ये गुरु जी की कृपा से ठीक है, पर इसको बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है। हाँ हाँ, बेटी ने हमें बता दिया है। उनकी तरफ से तो वही हाँ हो गई। हमने कहा भाई देखो वैसे तो हमारी हाँ है, पर जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा फाइनल डिसीजन हम हमारे गुरु जी लेंगे। कहते हैं ठीक है, आपको जिससे पूछना है पूछ लो। हमने गुरु जी को बताया, गुरु जी ये प्रपोजल आया है। कहते हैं हाँ कर लो भैया। और जैसे उन्होंने लगभग 1 साल पहले कहा था, घर बैठे पंजाबी कुड़ी आ गई। कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा अपनी फैमिली बढ़ाई जाए, कोई भी मैरिड कपल चाहेगा। पता चला लड़की को 3 प्रॉब्लम्स हैं, माइनर थैलेसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और मल्टीपल सिस्ट इन ओवरीज। डॉक्टर्स कहते हैं इसके मां बनने के चांसेस सिर्फ 25% है, और कैंसर वाले आदमी को कभी बच्चा हो ही नहीं सकता। स्पर्म काउंट जो मेल्स में लाखों में होता है, इसका आवाज है फ्यू नंबर्स। 3 साल इन्होंने पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट को कंसल्ट किया, सब ने जवाब दे दिया। कहते हैं अपना बच्चा कोई चांस ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी को गोद ले लो। 31 दिसंबर 2005 गुरुजी न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट कर रहे थे बड़े मंदिर में। वो अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। जब मेरी बहू को प्रसाद दिए, बोले ले तेनू दवाई देती, माइंड यू विदाउट अवर टेलिंग हिम वन वर्ड, ले तेनू दवाई देती। अराउंड 15 जनवरी उसको पता चला कि वो एक्सपेक्टिंग है। लगभग 1 हफ्ता बीता, संगत से कोई अनजान आंटी, जिसको वो जानती भी नहीं है, नाम नहीं पता, कभी मिली नहीं है, आके इसको कहती है कि गुरुजी के सपने, गुरुजी ने मुझे सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। आपको पता है गुरुजी के सपने सपने नहीं होते, हकीकत होते हैं। अब कंसीव करने के 1 हफ्ता बाद तो दुनिया का कोई डॉक्टर या अल्ट्रासाउंड टेस्ट आपको नहीं बता सकता कि 1 बच्चा है या 2 बच्चा। 24 फरवरी 2006 महाशिवरात्रि का दिन, सवेरे सवेरे मेरी बहू को सीवियर ब्लीडिंग हो गई। उसने अपने डॉक्टर को फोन किया, कहती है ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, तुम एकदम बेड रेस्ट लो, एकदम मतलब एकदम, इवन वॉशरूम तक मत जाओ, बेड पेन यूज करो, मुझे दिखाने भी मत आओ, मेरे करने लायक कुछ भी नहीं है, और जो तुम वहां से यहां तक आओगी तुम्हारा केस और बिगड़ेगा, आगे तुम्हारी किस्मत। सारा दिन वो बिस्तर पे पड़ी रही, बेड पेन यूज किया। कहती है इतनी ब्लीडिंग हुई थी, मुझमें बिस्तर से उठने की शक्ति नहीं थी। शाम, महाशिवरात्रि का दिन, शाम को बड़े मंदिर में साल का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 7 जुलाई को, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट महाशिवरात्रि का। अगेन गुरु जी की लीला देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, और जहां तक मुझे पता है अभी तक ओनली टाइम, ऑर्गेनाइजर्स ने सोचा अरे यहाँ तो इतने लोग होंगे, हर एक कहेगा गुरु जी की आरती मैं करूं, हम किसको हाँ बोले, हम ना किसको ना बोले, हम कैसे डिसाइड करेंगे। चलो आज आंटियों से करवाते हैं और लॉटरी डालते हैं कि गुरु जी की आरती कौन कौन सी आंटी करेगी। बहू बेटे ने हमको बताया नहीं था कि बहू की क्या हालत है।
उन्हें पता था कुछ कर तो सकेंगे नहीं, हम खाका इनको भी टेंशन हो जाएगा। जब लॉटरी डाल रहे थे, मेरी आंटी ने अपना तो नाम डाला, बहू का भी डाला, बेटी का भी डाला, और जो गुरुजी की मर्जी। मेरी आंटी का नाम नहीं निकला, बेटी का नाम नहीं निकला, बहू का नाम निकला कि वो गुरुजी की आरती करेगी। हमने उसको फोन किया, अरे कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, तुम उन भाग्यशाली में से हो जो आज गुरुजी की आरती करेंगी। फिर भी उसने हमें नहीं बताया कि उसकी क्या हालत है। वो पहली बार दिन में बिस्तरे से उठी, तैयार हुई। उन दिनों वो गाजियाबाद में रहते थे। गाजियाबाद से बड़े मंदिर 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद पहुंची, गुरुजी की आरती की, और 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद वापस घर बैठ पहुंची। बहू बेटा कहती है हमें 15 दिन डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कहेगी तुम बेवकूफ हो। मैं कहती हूँ वॉशरूम तक मत जाओ और तुम 90 किलोमीटर ड्राइव करती फिरती हो, पागलपन नहीं तो क्या है। 15 दिन बाद जब वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, उसका रंग उड़ गया। कहती है एक बेबी का वो प्लेसेंटा मां से अलग हो गया है। अब तो उसको ना ब्लड सप्लाई मिलेगा ना ऑक्सीजन। अब तो उसके जिंदा रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और वो बच्चा मर जाएगा, उसका जहर फैल जाएगा, दूसरा बच्चा भी मर जाएगा। और जब तक दूसरा बच्चा जिंदा है, हम एबॉर्शन करके पहले बच्चे को निकाल नहीं सकते। अब तो भूल जाओ इस प्रेगनेंसी को, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और गुरुजी तो कहते हैं ना, मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। उस हालत में भी उसकी प्रेगनेंसी चलती रही। हाँ, बच्चों का रेट ऑफ ग्रोथ कम हो गया, पर दोनों बच्चे जिंदा हैं। डॉक्टर हैरान, कहती है ऐसा केस हमने ना कहीं पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है। बगैर ब्लड सप्लाई, बगैर ऑक्सीजन के प्रेगनेंसी चल रही है, दोनों बच्चे जिंदा हैं। उसने 15 जनवरी के अराउंड कंसीव किया था, 22 अक्टूबर को ड्यू थी। उससे लगभग 1.5 महीना पहले एक दिन गुरुजी मेरी बहू के सपने में आती हैं। उससे पूछते हैं तू कदों ड्यू है। ये कहती है गुरुजी 22 अक्टूबर। गुरुजी कहते हैं 21 सितंबर। 2-3 दिन बाद फिर सपने में आती हैं, फिर पूछती हैं तू कदों ड्यू है। गुरुजी 22 अक्टूबर। गुरुजी कहते हैं 21 सितंबर। यूं उसको इनडायरेक्टली बता दिया कि तेरी डिलीवरी 21 सितंबर को होगी। और 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ओम, दूसरे के हाथ पे त्रिशूल। गुरुजी कहते हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, ये शिव जी के बच्चे हैं। नामकरण गुरुजी ने किया और नाम रखे अर्जुन और गौरी, जो शिव जी और माता पार्वती के दूसरे नाम है। मेरे बेटे को कहते हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, इवन मेरे से तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जब तुम मांगना तो छोड़िए, हमने गुरुजी को बताया तक नहीं कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, कुछ कृपा कीजिए। वो जानी जान, मैं उनको क्या बताऊंगा। और मेरी आंटी को कहते हैं आंटी कभी वेख्या है, कभी सुनिया है कैंसर वाले बंदे को बच्चा हो जाए। मैंने तेरी डॉक्टरी फेल कर दी। ये है हमारे गुरुजी, साक्षात महाशिव। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे से पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर तो कोई हो ही जा सकता है। कहती है मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ, और मैं आता हूँ सिर्फ जो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से भगत रह चुके हैं उनको इकट्ठा करके उनका कल्याण करने के लिए। वो अंतर्यामी हैं, आपके मन की हर बात जानते हैं, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का वो सब जानते हैं। इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, करने को वो कुछ भी करते हैं। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में वो बच्चे दे देते हैं। अभी मैंने आपको अपने पोते पोती का सुनाया। बड़ी से बड़ी बीमारी, वो कुछ नहीं है तेरे को, वहम ना कर, अब ठीक हो गए। या फिर जैसे मेरे बेटे को बोला कल्याण कीता, कैंसर गायब।
बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता। मुझे तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दी है, और एवरीथिंग बगैर उनको कुछ बताए, बगैर उनसे कुछ मांगे। एक आपको छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ। मैंने गुरुजी के यहाँ आना शुरू किया था 98 मार्च में। कोई 2-3 महीने के बाद मैंने प्लान किया था कि मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाऊंगा। मैंने पढ़ रखा था कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जो भी जाता है ना, उसको शिव जी के दर्शन जरूर होते हैं। आप उन्हें पहचाने या नहीं, ये दूसरी बात है, पर दर्शन होते हैं। प्लस क्या तो कैलाश मानसरोवर की सीनरी है, नथिंग टू बीट इट। कैलाश मानसरोवर जैसा कि आप जानते हैं तिब्बत के अंडर आता है, चाइना के अंडर। वहां पर आप ऐसे ही नहीं जा सकते। गवर्नमेंट भेजती है कोई 25-30 का ग्रुप, और हर ग्रुप के साथ एक गाइड होता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ लिएज करता है। मैंने आपको बताया मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अच्छी पोजीशन पे था। मैंने भी अपनी ऑफिशियल पोजीशन यूज करके अरेंज किया कि मैं एक ऐसे ग्रुप के साथ जाऊंगा एज ए गाइड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जाने से थोड़ा पहले मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूँ, जैसे मैं बड़ी बहादुरी कर रहा हूँ। कहते हैं क्यों? और शिव जी तेरे सामने यहाँ खड़े हैं, वहां का तू सीनरी देखने जा रहा है। देखिए उनको सब पता था मैं क्यों जा रहा। जिन 2 रीजन से मैं जा रहा था, वो दोनों उन्होंने खुद मुझे बता दिए। मुझे एकदम मना कर दिया, नहीं तो मत जा। मैं फंस गया। मैंने सोचा मैंने जिस ऑफिसर के थ्रू अरेंज किया है उसको कहूंगा मैं अब जाना नहीं चाहता, कहेगा तुम बेवकूफ हो, लोगों को जिंदगी भर चांस नहीं मिलता कैलाश मानसरोवर जाने का, तुम्हें चांस मिल रहा है तो अब कह रहे हो मैं नहीं जाऊंगा। पर गुरुजी आपको कभी फंसने नहीं देते। ये बहुत रिगोरस ट्रिप है। जाने से पहले आपका अच्छा खासा मेडिकल एग्जाम होता है, उसमें मेरा भी टीएमटी टेस्ट हुआ, मैं उसमें फेल हो गया। मेरा टीएमटी टेस्ट पॉजिटिव आया। डॉक्टर कहता है देखो इसके बाद मैं तुम्हें ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, अगर तुम्हें जाना है तो कल आके स्ट्रेस थैलियम करवा लो, अगर वो ठीक आए तो तुम चले जाना, नहीं तो आई एम सॉरी। मैंने कहा थैंक यू, मैं तो इस मौके की तलाश में था, मैं नहीं गया। और उस साल रास्ते में ऐसे जबरदस्त लैंडस्लाइड्स आए, कोई 3-3 पिलग्रिम्स के 2 बैचेस, लगभग 60 लोग ऐसे दब गए। इस बात को 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक उनके लाश दबे हुए हैं, किसी का लाश भी नहीं मिला, किसी का क्रियाक्रम भी नहीं हो सका। वो कबीर बेदी की वाइफ प्रतिमा बेदी जिसमें मर गई थी। और जब ये हुआ तब गुरुजी मुझे कहते हैं देखा मैंने तुम्हें बचा लिया। यूं तो वो जिंदगी देती हैं, वो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी हैं, हर जगह है। जहां आप उन्हें याद करोगे आप उन्हें अपने बगल में पाओगे। आप याद नहीं भी करें ना, वो आपके अंग संग रहती। आई डोंट नो इस जन्म में तो मैंने कोई इतना अच्छा काम नहीं किया टू डिजर्व ए गुरु लाइक हिम। ये सिर्फ उनका बड़ापन है कि उन्होंने मुझ जैसे को बुला के अपनी शरण दी है, और यूं ब्लेस करते जा रहे हैं, ब्लेस करते जा रहे हैं। मुझे तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दी है, जिसमें से एक बार तो मैं मर गया था। एम्स ने मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया था, गुरुजी ने जिंदा कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। चलिए अभी टाइम है, मैं आपको वो सुना देता हूँ। अर्ली 2004 की बात है, मुझे थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मेरा सांस उखड़ जाता था। एक आध स्पेशलिस्ट को दिखाया, कहते हैं जी एंजियोग्राफी करवा लो, हो सकता है बाईपास ऑपरेशन करना पड़े या कम से कम स्टेंट डलवाना पड़े। मैं चाणक्यपुरी में रहता था तब। मैंने बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी की अपॉइंटमेंट ले ली। उसके बाद गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाने जा रहा हूँ। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बत्रा में नहीं, तू एम्स में करवा।
क्योंकि उनको पता था कि मेरी बाईपास ऑपरेशन में क्या होगा और कुछ प्लेसेस पे वो ज्यादा ब्लेस कर सकते हैं। एम्स में तो आपको पता है 6-6 8-8 महीने आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। गुरुजी अपने किसी भगत को बोला, वो एम्स में काम करता था, कि तू उसको एंजियोग्राफी की अपॉइंटमेंट लेके दे। उसने 3-4 दिन में मुझे अपॉइंटमेंट दिला दी। मेरी एंजियोग्राफी हुई, रिजल्ट आया, कहते हैं जी आपको एक साइलेंट हार्ट अटैक पहले हो चुका है। साइलेंट मतलब तब आपको पता ही नहीं चला, आपकी हार्ट बहुत ही डैमेज्ड है और आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है। फिलहाल तो वो मुझे आईसीयू में ले गए कि चलो जो ये एंजियोग्राफी तो जूनियर डॉक्टर्स करती हैं, कहते हैं जब वो सीनियर डॉक्टर इंचार्ज ऑफ द शिफ्ट आएगा वो डिसाइड करेगा कि आपके साथ कब क्या करना है। मैं वहीं पर आईसीयू में कोई 1-1.5 घंटे के बाद मुझे सेकंड मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मैं मर गया लगभग 1-1:30 बजे दिन को। पर गुरु जी की कृपा से डॉक्टर्स मुझे रिवाइव कर सके। कहा जी हमने उसको रिवाइव कर दिया। मैं पड़ा रहा आईसीयू में। जो सीनियर डॉक्टर था इंचार्ज ऑफ द शिफ्ट, वो लगभग 9 बजे रात को जब राउंड पे आया, वो तो मेरी हालत देख के दंग रह गया, अपने स्टाफ पे गर्म हो गया। कहता तुमने किया क्या है, इतने घंटे बर्बाद कर दिए, इसको तो मुझे उस टाइम क्यों नहीं बुलाया, इसको तो किसी भी मिनट थर्ड हार्ट अटैक आएगा और खत्म, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे उस टाइम बुलाना चाहिए था तुमको। मैं तो कुछ सुनने समझने की हालत में ही नहीं था। मेरी आंटी को उसने बताया, कहता है इसका इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना इसको किसी भी मिनट थर्ड हार्ट अटैक आएगा एंड दैट विल बी दी एंड। और आजकल तो बाईपास ऑपरेशन मामूली बहुत हो गई है, हर हॉस्पिटल में रोज पता नहीं कितने होते रहते हैं। और जो इसकी हालत है काफी रिस्क है, हो सकता है ये ऑपरेशन टेबल पे खत्म हो जाए और मैं कुछ नहीं कर पाऊं। अब आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। हम ऐसे फंसे, आगे कुआं पीछे खाई, समझ नहीं आए क्या करें। मेरी आंटी ने किसी संगत के थ्रू गुरुजी को मैसेज भेजा, गुरुजी अंकल आईसीयू में है और डॉक्टर ऐसे बोल रहा है, समझ नहीं आता हम क्या करें। गुरुजी कहते हैं क्या है, डॉक्टर तो चीड़ेगा फाड़ेगा ही, अंदर जो करना है वो तो मैं करूंगा, करवा लो ऑपरेशन। अब ये सुनने के बाद तो हमारे लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मेरी आंटी ने डॉक्टर को बोला तेरे को जो करना है कर ले। वो बेचारा सवेरे 9 बजे से ड्यूटी पे था, रात को 11 बजे मेरी आंटी ने उसको क्लियरेंस दिया, उसी टाइम मुझे वो ऑपरेशन थिएटर में ले गया। 6.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। सवेरे 5:30 बजे जैसे मुझे वापस ले आए आईसीयू में, देखा अंदर आर्टरी बर्स्ट कर गई है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, फिर खोला, लगभग 1.5 घंटा इनको जो करना था इन्होंने किया और मुझे वापस आईसीयू में ले गए। नॉर्मली इस ऑपरेशन के बाद लोग 1-1.5 दिन आईसीयू में रहते हैं और 3-4 दिन हॉस्पिटल में। मैं 1 हफ्ता आईसीयू में था विथ एवरी पॉसिबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, पेसमेकर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ये चीज वो चीज। जहां वो एक हटाते, पहले हमें वार्न करते, डोंट थिंक ही इज आउट ऑफ डेंजर, और जैसे ही वो हटाते मैं फिर क्रिटिकल हो जाता, वो उनको फिर वापस लगाना पड़ता। 3 हफ्ते, 1 हफ्ता हॉस्पिटल में आईसीयू में रहा, 3 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा, बार बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती। मुझे 2 बार फिर एडमिट हुआ एज इंडोर पेशेंट। मेरे लंग्स इतने कमजोर हो गए थे कि 3 महीने मैं एक अक्षर नहीं बोल सका। 3 महीने मुझे करवट बदलने की इजाजत नहीं थी, सीधा बैक पे लेटता था। पर ये 19 साल पुरानी बात है, आज मैं आपके सामने हूं भला चंगा। आपको एक आध चीज और बताती। नॉर्मली
मुझे हर 3-4 महीने वहां पर चेकअप के लिए जाना पड़ता है एम्स में उस डॉक्टर के पास। मैंने उसको थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में भी बताया है, हालांकि वो कभी गुरुजी के पास आया नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले वो मेरे को कहता है, खुद कहता है, जो मैंने तुम्हारा बाईपास ऑपरेशन किया था उसकी तो लाइफ होती है 7-8 साल, फिर वो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने दूसरी बार बाईपास ऑपरेशन करवाया था, और अभी सुना है उन्होंने तीसरी बार भी करवाया है। कहते हैं आप ये बाईपास ऑपरेशन या दवाइयों के जोर पे नहीं चल रहे, आप सिर्फ अपनी गुरुजी की कृपा से चल रहे हो। ये उस डॉक्टर के वर्ड्स हैं जो आज से 19 साल पहले एम्स में शिफ्ट इंचार्ज था, और 3 महीने पहले उसने रिटायर किया है एज चीफ कार्डियोलॉजिस्ट इन एम्स। ये हैं हमारे गुरुजी। मुझे तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार लाइफ दिया, पता नहीं कितनी बार। मेरी आंटी को 2-4 बार न्यू लाइफ दी है। बड़े बेटे के कैंसर का भी मैंने सुनाया, उसके बाद भी 2-4 बार उसको न्यू लाइफ दी है। इतने सीवियर एक्सीडेंट्स हुए, ऑलमोस्ट सर्टेन डेथ, उसको बचा लिया। छोटे बेटे को भी, मेरी बेटी को भी, बट फॉर गुरुजी's मेहर, मैं, मेरी आंटी, मेरे दोनों बेटे, मेरी बेटी, उनके स्पाउस, उनकी पूरी फैमिली कब के खत्म हो गए होते। हर एक को बार बार उन्होंने न्यू लाइफ दी है, और एवरीथिंग बगैर उनको एक अक्षर बताए, बगैर उनसे कुछ मांगे। ऐसे हमारे गुरुजी हैं, यूं आपको ब्लेस करते हैं, यूं ब्लेसिंग्स लुटाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा वो ब्लेस करते हैं। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप यहाँ आते रहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए। हाँ, 2-3 चीजें मैं आपको कहूंगा, गुरुजी जो कहते थे आपको करनी है। नंबर 1, जब आप किसी सत्संग में आते हैं तो आप सिर्फ गुरुजी के लिए आते हैं, आप उनसे कनेक्शन कीजिए। यहाँ पर स्ट्रिक्टली नो अटेंडिंग टू मोबाइल्स, नो हाय हेलो, नो सोशलाइजेशन, नो बिजनेस डील्स। जो हो रहा है उसमें पूरा ध्यान लगाइए। शब्द चल रहे हैं तो शब्द सुनिए, सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनिए। जैसा मैंने पहले कहा, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। आपको समझ में आए या ना आए, आप सुनिए। किसी आंटी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमें तो इतनी पंजाबी आती नहीं है, ये शब्द हमारे समझ में तो आते नहीं। गुरुजी ने कहा, तेरे को समझने के लिए किसने कहा है, मैंने तो सिर्फ सुनने के लिए कहा है। आपके मन में जो डाउट, जो क्वेश्चन, जो शंका होगी किसी शब्द से, किसी सत्संग से, उसका जवाब आपको बगैर क्वेश्चन पूछे मिल जाएगा। जो भी आपको सत्संग में या बड़े मंदिर में ग्रहण करने को मिलता है वो अनमोल है, कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता। प्लीज एक दाना, एक बूंद भी मत बचाइए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन पे विश्वास रखना। गुरुजी कहते हैं, मंगो नहीं मनो। बस आप यहाँ आते रहिए, सत्संग में जाते रहिए, और ये जो 2-3 इतनी छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं वो करते रहिए। और मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से आपको गारंटी देता हूं कि आप जितना सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। मे गुरुजी ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई थिंक आज के लिए आई विल स्टॉप हियर। अगर गुरुजी ने चाहा तो फिर कभी आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे सत्संग करूंगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।